आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुराग स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारा 2 मार्च को कक्षा 12वीं का भूगोल विषय का पेपर है, तो हम इसकी लगातार तैयारी करेंगे। इससे पहले दोस्तों मैंने 2 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न तो बताए हैं, लेकिन आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे सर क्या है 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न बताइए, उत्तर के साथ समझा दीजिए, बता दीजिए। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है 2 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं उत्तर के साथ। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, ये आपका पार्ट 1 है। ओके, तो एक सपने को टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही क्या है जिंदगी कहते हैं। ओके, देख लेते हैं अति महत्वपूर्ण 2 अंकीय प्रश्न उत्तर। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। जितने भी दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन दूंगा एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा, साथ ही जिनके आंसर होंगे एकदम शॉर्ट में होंगे, कम शब्दों में होंगे और बहुत आसान भाषा में मैंने प्रयास किया है ऐसा, ओके, जिससे आप क्या आसानी से याद कर सकोगे। देख लेते हैं। तो मानव भूगोल की परिभाषा से पूछी जा रही है, तो एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्रियाशील मानव एवं गतिशील पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये हो जाती मानव भूगोल की परिभाषा एलन सी सैंपल के अनुसार। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नवनिश्चयवाद क्या है लिखिए। तो नवनिश्चयवाद विचारधारा का अर्थ है कि अगर मानव प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करे तो मानव जाति प्रकृति पर क्या विजय प्राप्त कर सकती है। ये हो जाता है। ओके, एकदम सिंपल सरल भाषा में आपका है, बस इतना अगर पूछे आपके पेपर में केवल 2 लाइनें आपको लिखना है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, जन्म दर क्या है। तो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों की संख्या पर जितने बच्चों का जन्म होता है उसे हम क्या है जन्म दर कहते हैं। बिल्कुल आसान है, याद कर लीजिएगा। और मैं तो कहूंगा दोस्तों आप वीडियो को देखते ही क्वेश्चन के आंसर याद करते जाइएगा। ओके, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे आंसर हैं। ओके, और समझ कर क्या है याद करते जाइए। ओके, वीडियो को पॉज कर लीजिए, याद कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, याद करिए, इसी बार से याद करते जाइए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास के कारक बताइए। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या के स्थानांतरण को क्या है प्रवास कहते हैं। प्रवास के कारक निम्न 2 होते हुए, आपके कारक पूछे जा रहे हैं तो 2 कारक होते हैं। पहला आपका प्रतिकर्ष कारक, दूसरा हो जाता है आपका अपकर्ष कारक। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के नाम लिखिए। तो मानव विकास सूचकांक के 3 मूलभूत क्षेत्र है, पहले स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मानव विकास में सतत पोषणीयता से क्या आशय, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मानव विकास के लिए प्रत्येक पीढ़ी को समान सतत पोषणीयता अवसरों की आवश्यकता होती है, अतः प्रत्येक पीढ़ी का कर्तव्य है कि वह अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए अवसरों व विकल्पों की उपलब्धता सुनिश्चित करे, उन्हें क्या शिक्षित करे। इसी को क्या है मानव विकास में सतत पोषणीयता कहते हैं। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, जब व्यापार 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। बहुत सिंपल भाषा में होगे और बहुत सारे क्वेश्चन तो आप यूं ही आपको पता होंगे। ओके, जो कठिन आपको लगे या जो आपको याद नहीं है उन्हें याद कर जाइए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पता ही है कि ये जब क्या है, जब भी व्यापार हमारा 2 या 2 से अधिक देशों में बीच होने लगे तो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। इसमें बेचने वाला और खरीदने वाला अलग अलग देश के निवासी होते हैं। नेक्स्ट हमारा व्यापार संतुलन क्या है लिखिए। यदि कोई देश निर्यात व्यापार से जितना धन प्राप्त होता है उतना ही आयात व्यापार से व्यय करता है तो उस देश का व्यापार संतुलित व्यापार कहा जाएगा। इसके 2 प्रकार हैं, एक अनुकूलित व्यापार संतुलन, दूसरा है आपका प्रतिकूल व्यापार संतुलन। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं, इसके 2 लाभ लिखिए। ओके, तो जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबद्ध कर दिया जाए तो समानता से क्या चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। इसके लाभ क्या, पहला विकासशील देशों को क्या चिकित्सा पर्यटन में अनेक लाभ प्राप्त होंगे। दूसरा है महानगरों में अवस्थित विश्व स्तरीय अस्पताल संपूर्ण विश्व के रोगियों का उपचार करते होंगे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चतुर्थक क्रियाकलाप क्या होते हैं। तो चतुर्थक क्रियाकलाप सेवाओं में सूचना आधारित तथा अनुसंधान व विकास आधारित क्रियाकलाप को सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या सूचना का संगठन करना, उत्पादन और क्या है प्रकीर्णन अथवा सूचना का उत्पाद आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में आ चुका है। तो मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति कहलाता है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन, याद रखिएगा, मुख्य श्रमिक कौन कहलाता है, जो वर्ष में कम से कम 183 दिन तक आर्थिक दृष्टि से लाभकारी कार्य में लगा रहता है। देश की जनसंख्या में क्या 30.5% मुख्य श्रमिक है। तो ये तो अपने एक अलग से एक्स्ट्रा लाइन बता दी। तो ये हो जाता है मुख्य श्रमिक क्या कहलाते हैं, जो पूरे वर्ष में कम से कम क्या 183 दिन आर्थिक दृष्टि से लाभकारी कार्य करते हैं, वो कहलाते हैं आपके मुख्य श्रमिक। ये क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, सही एक वाक्य में आए थे। ओके, तो एक वाक्य में भी बहुत सारे जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपके 2 नंबर में ना के एक वाक्य नहीं पूछ लिए जा सकते। ओके, क्योंकि एक लाइन के एक शब्द के रहते हैं आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं। तो सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति कहलाता है जो एक वर्ष में
183 दिन से कम दिन कार्य करता है। देश की जनसंख्या का 8.7% लोग सीमांत श्रमिक। ये वाली लाइन भी याद कर दिएगा। एक वाक्यांश से आपसे पूछा जा सकता है कि देश में मुख्य श्रमिक कितने प्रतिशत है, सीमांत श्रमिक कितने प्रतिशत, याद रख लीजिएगा। ओके, तो सीमांत श्रमिक कौन कहलाते हैं? जो 183 दिन से कम दिन काम करें ओके वर्ष भर में, वो सीमांत श्रमिक। और जो क्या है जो 183 दिन या उससे ज्यादा दिन काम करें आर्थिक दृष्टि से, वो आपके कहलाते हैं मुख्य श्रमिक। याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, मानव बस्ती किसे कहते हैं? तो जिस भूखंड में मनुष्य आवास बनाकर रहता है उसे मानव बस्ती कहते हैं। सिंपल है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पल्ली बस्तियां मतलब नगरीय प्रवाह किसे कहते हैं? तो किसी नगर के निकट या सड़कों के किनारे कुछ उप बस्तियां बस जाती हैं, जिसे क्या है पल्ली बस्तियां कहते हैं, जिनकी जनसंख्या 25 से क्या है 150 तक होती है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन है भू निम्नीकरण किसे कहते हैं? तो मानवीय क्रियाकलापों के कारण अस्थायी अथवा स्थायी तौर पर भूमि की उत्पादकता के कम हो जाने को क्या है भू निम्नीकरण कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दे चाहता हूं आपको कि अभी तक दोस्तों आपने अपने जियोग्राफी के कोर्स को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर सकते हैं। जियोग्राफी के इस कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर इस बार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका पूरा विश्व मैप और आपका इंडिया का मैप, ओके भारत का मैप, इसकी जो आपको इसकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो मतलब एक बार से कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाए, ऑब्जेक्ट की हो जाएगी। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप में मैसेज करना है। फीस है 99 रुपये, 50% ऑफ चला तो केवल 99 रुपये में कंप्लीट आपको कोर्स दिया जाएगा। ओके, पीडीएफ रूम में रहेगा तो आप क्या आसानी से पढ़कर तैयारी कर पाएंगे। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण के कारण लिखिए। वायु प्रदूषण किस कारण होता है? सिंपल है भैया, पहले आपको बताना है मोटर वाहनों के कारण हमारा होता है। ओके, साथ ही फिर उद्योगों के कारण, उद्योगों आपने देखा होगा उद्योग में बाहर चिमनी लगा दी जाती है, उद्योगों का जो सब धुआं होता है वो भी वायुमंडल में जाता है। तो आपको एक बता देना है उद्योग के कारण, दूसरा है आपका मोटर वाहनों के कारण, इन सब के कारण वायु प्रदूषण होता है। वही बता गया है। पहला नगरीकरण या औद्योगिकरण, औद्योगिकरण तो उद्योगों को बताओगे। भारत में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण तीव्र नगरीकरण और औद्योगिकरण से की वृद्धि है। इसमें स्थापित उद्योगों की चिमनियों से विभिन्न प्रकार के रासायनिक एवं अम्लीय गैसों में लिप्त निकलता हुआ धुआं वायु प्रदूषण को क्या है प्रमुख कारण है। दूसरा है मोटर वाहनों से निकला धुआं। औद्योगिकरण के साथ साथ परिवहन की तीव्र साधनों से क्या है निकले धुएं से क्या है वायु प्रदूषण बढ़ा। सिंपल है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव भूगोल का जनक किसे और क्यों कहा जाता है? तो आंसर बताना है। प्रसिद्ध भूगोलविद्ता फ्रेडरिक रेटजेल को क्या है मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रेटजेल को क्या है मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, वस्तुनिष्ठ में आपसे पूछा जा सकता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ही वर्ष सर्वप्रथम 1882 में अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में मानव के कार्यकलापों के अध्ययन की क्या है प्रमुखता दी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो मानव भूगोल के उप क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहले व्यवहारिकवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल। ओके, मतलब भूगोल कितने प्रकार के होते हैं? ओके, आपको बताना है। तो सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल, ओके विपणन भूगोल, आपको उद्योग भूगोल, ये सब आपके हैं। तो पढ़ते ही आपको समझ में आ गया हो गया। ओके, कोई भी आप चाहे 3 से 4 आप नाम लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा मृत्यु दर किसे कहते हैं? तो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों की संख्या पर जितने व्यक्तियों की मृत्यु होती है उसे हम क्या है मृत्यु दर कहते हैं। ओके, तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों की आपको परिभाषा याद करके रखना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन से हैं? तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास है। ये आपको याद रखना होगा। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। ओके, नेक्स्ट ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट मानव विकास क्या है? ओके, तो मानव के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास के विकल्पों को परिवर्धित करने की प्रक्रिया को है मानव विकास कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव विकास के 4 प्रमुख घटक कौन से हैं? तो वो 4 घटक देख लेते हैं मानव विकास के। ओके, तो मानव विकास के आपके 4 घटक कौन कौन से हैं? तो आपका हो जाता है समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। ये 4 आपके क्या है मानव विकास के आपके क्या है आपके ये मानव विकास के आपके 4 घटक। ओके, याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन क्या है प्रीवियस कई बार आ चुका है। ओके, तो याद करके रखिएगा समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण, ये मानव विकास के आपके क्या है 4 घटक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र के विकसित देशों में केंद्रित होने के 2 कारण लिखिए। तो देख लेते, पहला है विकसित देशों में आय बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। इससे सेवाओं की मांग में वृद्धि हो जाती है। स्वास्थ्य, मनोरंजन और परिवहन ऐसी सुविधाएं भी है। ओके, दूसरा है समय के मूल्य में वृद्धि के कारण अनेक कार्य बाजार में करवाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24वां
किसी देश की आर्थिक विकास में उद्योगों की कोई दो महत्व बताइए। ओके, कि कोई भी देश का आर्थिक विकास हो रहा है तो उद्योगों का महत्व वो आपको पूछा जा रहा है। ओके, तो 2 पॉइंट में आपको समझा देना। पहला है, जिस देश में उद्योग अधिक मात्रा में होते हैं वहाँ आर्थिक विकास भी क्या है, तीव्र गति से होता है। ओके, दूसरा क्या है, उद्योगों की स्थापना से खनन कार्य का बढ़ावा मिलता है और रोजगार की समस्या भी काफी हद तक दूर होती है। मतलब उद्योग रहेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। ओके जी, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डेयरी फार्मिंग कृषि क्या है? तो डेयरी फार्मिंग कृषि दूध एवं दूध से उत्पन्न पदार्थों के व्यापारिक उत्पादन के लिए खेती करना है। इस कृषि पद्धति में केवल घास एवं चारा पैदा करना ही मुख्य उद्देश्य होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पर्यटन को आकर्षित करने वाले कोई 2 आपको कारक लिखना है। तो पहला हमारा भूदृश्य, दूसरा है इतिहास एवं कला। ओके, तो पहला है पर्यावरणीय भूदृश्य, झीलें, सागरी तट जैसे प्राकृतिक भूदृश्य पर्यटकों का मुख्य आकर्षित होते हैं। ओके, आप भी जैसे घूमने जाते हैं तो आपको कहीं घूमने जा रहे हैं तो क्या पसंद होता है? कहीं झरना हो, ओके, कहीं ऊंचे नीचे पेड़ आपके क्या है, ऊंचे नीचे क्या है, पहाड़ हो, ये प्राकृतिक दृश्य अच्छा लगे तो वहीं आप घूमने जाते हैं। तो पर्यटन को आकर्षित करता है भूदृश्य। ओके, अच्छा। ओके, दूसरा हमारा क्या है, इतिहास एवं कला। ओके, प्राचीन स्मारक हो, विरासत स्थल, पुरातत्व स्थल, किलों, महलों और धार्मिक स्थलों का आकर्षण भी क्या है, पर्यटकों का आकर्षित रहता है। ओके, ये हो जाता है आपका। ओके, बहुत आसान है। अगर आप इसे अपने दैनिक जीवन के रूप में जोड़ेंगे इन चीजों को तो आपको यह आसान करने में, याद रखने में आपको आसानी होगी। ओके, नेक्स्ट है, भारत में श्रमजीवी जनसंख्या के 4 प्रमुख संवर्ग कौन कौन से हैं? तो भारत में क्या है, श्रमजीवी जनसंख्या के 4 प्रमुख वर्ग आपके कौन कौन से हैं? कृषक है, कृषि मजदूर है, घरेलू औद्योगिकी श्रमिक है और आपके अन्य श्रमिक हो जाते हैं। ये आपको बता देना। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अभी तक आपने कहा वीडियो लाइक नहीं, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दिया, क्योंकि काफी मेहनत लगती है, आपको पता है। जो क्वेश्चन आपको मैं इतनी आसानी से आपको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन तो सिलेक्ट करने में है ही मेहनत, इसे टाइप करने में काफी मेहनत लग जाती है। मैं आपको बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन देने में प्रयास करता हूँ ताकि आप क्या है, डायरेक्ट वीडियो देखकर याद करें और पेपर में बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। तो अपने सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के कुछ राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या क्यों पाई जाती है? मतलब अभी भी आपने देखा होगा कि जो हमारा भारत है उसमें क्या है, अधिक ज्यादा क्या है, राज्यों में क्या है, गांव लोग क्या है, गांव में रहते हैं। गांव में अधिक जनसंख्या क्यों रहती है? भारत के कुछ राज्यों में रोजगार के लिए क्या कृषि पर निर्भर है। औद्योगिक विकास के न होने के कारण विशाल ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। सिंपल बात है कि भारत में अभी क्या है, लोग रोजगार किससे करते हैं? कृषि के कारण उन्हें रोजगार मिलता है। और भारत में क्या है, औद्योगिकरण ज्यादा है नहीं है, मतलब बहुत सारे एरियो में नहीं है। इस कारण क्या है, लोग उद्योगों में काम तो कर नहीं पाते क्योंकि है ही नहीं उद्योग। क्योंकि अब एक ही उनका 4 उपाय रहता है, खेती से कह करके पैसे कमाना, इसलिए वो क्या है, गाँव में रहते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिल स्टेशन या पर्यटन नगर किसे कहते हैं? तो स्वास्थ्यवर्धक जलवायु एवं सुंदर दृश्यावली के नगर हिल स्टेशन या पर्यटन नगर कहे जाते हैं। यहाँ पर्यटन उद्योग की भी प्रधानता हो जाती है। पचमढ़ी, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, माउंट आबू इनके क्या है, अंतर्गत आते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 अंतर याद कर लीजिए। ग्रामीण बस्ती में क्या होता है, ग्रामीण बस्ती का आपको पता ही, ग्रामीण बस्ती का जो आकार होता है वो छोटा होता है, प्रकीर्ण होता है, एकांकी होता है, जबकि नगरीय बस्ती का आकार बड़ा होता है, सघन होता है। ओके, दूसरा है, ग्रामीण बस्ती में क्या होता है, ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले लोग क्या है, प्राथमिक व्यवसाय जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पालन, लकड़ी का काटना, वनोपज एकत्र करना आदि में लगे रहते हैं। जबकि नगरीय बस्तियों में रहने वाले लोग क्या है, तृतीय मतलब गौण तथा तृतीय नौकरी, शिक्षा, उद्योग, परिवहन आदि व्यवसाय में लगे होते हैं। ये हो जाता अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण के 2 कारणों को आपको लिखना है। तो जल प्रदूषण के किस कारण से होता है? औद्योगिक कूड़ा करकट, मलमूत्र के प्रवाहित करना। दूसरा है रासायनिक और तत्वों, अध जलीय समूह एवं मृत पशुओं को है जल में प्रभावित करना। ये सब आपके जल प्रदूषण के कारण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण के प्रकार लिखिए। प्रदूषण आपको कोई भी प्रकार लिखिए, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वो कितने सारे आपके प्रदूषण है, आपके मृदा प्रदूषण, तो कोई भी आपको 2 आपको बता दें। तो यहाँ मेरे से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण लिख दिया। वायु प्रदूषण क्या कहलाता है? वायु में विभिन्न गैसों का आपसी अनुपात में बिगड़ना अथवा अवांछित गैसों का उपस्थित वायु प्रदूषण कहलाता है, उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है। जल प्रदूषण क्या है? प्राकृतिक जल में किसी अवांछनीय बाह्य पदार्थ का प्रवेश जिससे जल की क्या है, शुद्धता में गिरावट आती है, जल प्रदूषण कहलाता है। उनकी परिभाषा दी हुई है, इसी बार से परिभाषा याद कर लीजिएगा। ओके, तो ये हो जाता है आपके इस प्रकार से मैंने दोस्तों इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण क्या है, टॉप 32 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं 2 नंबर वाले सॉल्यूशन के साथ। आगे एक और पार्ट आएगा तो उसमें जितने भी रह जाते हैं उन्हें भी हम कवर कर लेंगे 2 नंबर वाले, फिर हम 3 नंबर 4 नंबर वाले विश्व मैप भी, आपका भारत का मैप भी, वो भी आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।